क्यों जरूरी है ये? किसी भी मैच को या कोई भी गेम को स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, इम्पार्शियल बनाने के लिए, पार्शियलिटी ना हो, भेदभाव ना हो, उन सब के लिए रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। और हर चीज के लिए, और हमारे गेम में सेफ्टी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए शूटिंग में रूल रेगुलेशन और ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। और एज कंपेयर टू राइफल, पिस्टल का बैरल छोटा होता है, तो इसमें और ज्यादा सेफ्टी और सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इसमें एंगल बहुत सडनली चेंज हो सकता है। इतना छोटा बैरल होता है, अगर इसको चेंज करेंगे तो बहुत जल्दी इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी स्लाइड में हम आज क्या क्या देखने वाले हैं। सेफ्टी रूल्स होंगे इसमें। सबसे पहला काम शूटिंग में कभी भी स्टार्ट करते हैं, कोई रूल रेगुलेशन जब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला इसमें सेफ्टी रूल्स ही आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेंजेस, कौन कौन सी रेंजेस हैं, 10 मीटर, 25 मीटर इवेंट्स, 50 मीटर इवेंट्स, इक्विपमेंट कंट्रोल, प्रोहिबिटेड आइटम्स क्या क्या होते हैं शूटिंग में, पेनल्टीज वगैरह क्या होते हैं, और कुछ एनआर रूल्स जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं आपको सबको बता दूं, रूल रेगुलेशन इतना बड़ा सब्जेक्ट है, वो 1 घंटे में कवर नहीं हो सकता। बट हम कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे इस सेशन में पिस्टल से रिलेटेड, बिकॉज जो हमारी आईएसएसएफ की रूल बुक है वो 573 पेजेस की है, और एनआरआई बुक भी अराउंड मोर देन 200 पेजेस की है। अगर हम पूरा डिस्कस करने लगे वन बाय वन चैप्टर, तो इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। बट जनरली कौन कौन से रूल रेगुलेशन यूज होते हैं हमारी शूटिंग में, कोच को एग्जैक्टली कौन कौन सी चीजों का पता होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें यूज होंगी, किस टाइप के रिक्वायरमेंट है एक कोच को शूटर को बताने के लिए, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेफ्टी रूल्स, सेफ्टी रूल इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंट इन शूटिंग स्पोर्ट डिसिप्लिन। ये किस रूल के अंदर आता है? ऑल जनरल सेफ्टी रूल्स मस्ट बी कंप्लाइड विद द रूल नंबर 6.2 एंड 8.2। आपको ये रूल नंबर मैं इसलिए बता रहा हूं अभी, आपको कुछ रूल्स नंबर याद हो जाएंगे, और ये आईएसएसएफ की बुक में रूल नंबर दिए होते हैं। तो रूल नंबर 6.2 प्योरली सेफ्टी पे लिखा हुआ है, और रूल नंबर 8.2 जो पिस्टल सेक्शन में है, जो 6.2 है ये जनरल सेफ्टी रूल्स है सभी इवेंट्स के लिए, और जो 8.2 है स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर पिस्टल शूटिंग। पिस्टल शूटिंग का जो 8.2 है उसका पेज नंबर 218 है। और एनआर बुक जो है हमारी एनआरआई की मैच बुक है, उसमें भी रूल नंबर 13 सेफ्टी रूल्स बताता है। तो सेफ्टी रूल्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो सबसे पहले गिने जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ऑलवेज पॉइंट द वेपन इन अ सेफ डायरेक्शन। कभी भी अपने कॉलीग शूटर या किसी ह्यूमन बींग्स या अनसेफ डायरेक्शन में पिस्टल का बैरल नहीं करना है। ऑलवेज डाउन द रेंज, यानी कि जहां आपका टारगेट है, टुवर्ड्स द टारगेट आपका बैरल होना चाहिए। ऑलवेज कीप द फिंगर ऑफ द ट्रिगर एंड आउटसाइड द ट्रिगर गार्ड। ये क्या, नॉर्मल जब हम पिस्टल पे ट्रिगर पे फिंगर रखते हैं, कभी भी यूज नहीं कर रहे, तो वो उस जो ट्रिगर गार्ड होता है उसके ऊपर, उससे बाहर होना चाहिए। और आप ये सेफ्टी रूल्स मैंने पीपीटी शेयर भी कर रखी है, आप ये सारी चीजें इसको पढ़ सकते हैं आराम से। जैसे कि ट्रीट ऑल वेपन्स एज लोडेड, चाहे वो खाली है या भरा हुआ है, तो ऑलवेज उसको ट्रीट कीजिए कि वेपन लोडेड है। नेवर यूज ए फॉल्टी वेपन एंड यूज करेक्ट अम्यूनिशन। कभी भी खराब हुआ वेपन, जैसे पिस्टल में कई बार उसके फियर एंगेजमेंट घिस जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ गई है, तो वो ऑटोमेटिकली फायर करने लगता है। तो इस टाइप का वेपन काफी डेंजर होता है, तो फॉल्टी वेपन यूज नहीं करना चाहिए। अगर कुछ फॉल्ट है, यू मस्ट अप्रोच टू सर्विस सेंटर और किसी अच्छे रिपेयर आर्मरर के पास जाएं, उसको रिपेयर कराएं, अपने कोच से पूछ के उसको रिपेयर कराएं, और उसके बाद ही यूज करें। नेवर टच अनदर पर्सन वेपन विदाउट परमिशन। किसी दूसरे का वेपन हमें टच नहीं करना है। सेफ्टी फ्लैग हमारे यहाँ पे पिस्टल में, जैसे 25 मीटर स्पेशली, सेफ्टी फ्लैग बहुत जरूरी है। 10 मीटर में भी जरूरी है, 50 में भी जरूरी है, बट इन 25 मीटर हम ज्यादा उसको सावधानी से देखते हैं, और ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वहां पे सारे के सारे फायर आर्म्स हैं।
अगर सेफ्टी बोले कि भाई सेफ्टी फ्लैग नहीं लगाने से क्या होगा, आपको फर्स्ट टाइम वार्निंग मिलेगी, सेकंड टाइम आपको 2 पॉइंट पेनल्टी भी मिल सकती है। अगर फिर भी कोई लास्ट लाइन पढ़ेंगे आप, इफ द जूरी कंफर्म दैट एन एथलीट रिफ्यूजेस टू यूज सेफ्टी फ्लैग एज रिक्वायर्ड बाय द रूल एंड आफ्टर बीइंग वार्न्ड द एथलीट मस्ट बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आपको बार बार बोलने पे भी आप सेफ्टी फ्लैग नहीं डाल रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अपने शूटर को हमें बीइंग अ कोच बताना जरूरी है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेफ्टी फ्लैग। सेफ्टी फ्लैग के बारे में रूल नंबर 6.2.2.2 में लिखा हुआ है क्लियरली, जो मैंने यहाँ पे ये 3 पॉइंट लिखे हैं। तो बिल्कुल आपको सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स को सिखाना है कि कभी भी अनअटेंडेड वेपन है या आप फायर करके टेबल पे रख रहे हैं रेंज पे, तो यू मस्ट इंसर्ट सेफ्टी फ्लैग। सेफ्टी फ्लैग का कलर क्या हो सकता है? फ्लोरोसेंट कलर। इसमें एक फ्लोरोसेंट कलर या जो थोड़ा दूर से आइडेंटिफाई हो जाए, रेड या फ्लोरोसेंट, इस टाइप का कोई भी कलर सेफ्टी फ्लैग में आप यूज कर सकते हैं। अब हम रेंज के क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास पिस्टल शूटिंग में 3 रेंजेस हैं। पहली 10 मीटर, दूसरी 25 मीटर, तीसरी 50 मीटर। तो अब हम 1 बाय 1 हर रेंज के बारे में पता करेंगे कि यहाँ पे कौन से मैच होते हैं, इनके बेसिक रूल्स क्या हैं, कितने शॉट चलाते हैं, क्या टाइम लगता है। 10 मीटर शूटिंग रेंज में 2 इवेंट होते हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल और दूसरा मिक्स टीम। मिक्स टीम में एक वुमेन, अच्छा ओके, एयर पिस्टल मेन भी करते हैं और वुमेन भी करती है, और मिक्स में एक मैन एक वुमेन दोनों को मिक्स करके एक इवेंट बनाया गया है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल। 10 मीटर एयर पिस्टल में कितने शॉट किए जाते हैं? तो 60 कंपटीशन शॉट 10 मीटर एयर पिस्टल में। अगर ईएसटी पे है तो 75 मिनट्स, अगर पेपर टारगेट पे है तो 90 मिनट्स। साइटिंग शॉट मिलेंगे आपको अनलिमिटेड, और 15 मिनट आपको इसके साइटिंग के लिए में प्रिपरेशन एंड साइटिंग शॉट्स के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। कंपटीशन शॉट में मैन एंड वुमेन 60 शॉट दोनों के लिए हैं। अब चाहे ये मैन का इवेंट है या वुमेन का इवेंट है, तो दोनों के लिए 60 शॉट ये फायर करेंगे। एंड मैक्सिमम 15 मिनट बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड साइटिंग टाइम, 15 मिनट आपको मिलेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसमें एक चीज जो नए बच्चे फेस करते हैं, अगर किसी का सिलेंडर खत्म हो गया है, उसको रिप्लेस करना है या रिफिल करना है, तो उसके लिए क्या करना है? ये आईएसएसएफ का रूल नंबर 6.11.23 में क्लियरली लिखा है, एथलीट मस्ट लीव द फायरिंग लाइन in order to refill or replace the empty cylinder with the permission of RO. With permission of RO means range officer. आप अपनी मर्जी से लेन को छोड़ के या अपना वेपन लेके बाहर नहीं जा सकते। आप रेंज ऑफिसर को बताइए कि सर मेरा ये सिलेंडर खत्म हो गया है या मुझे चेंज करना है, रिफिल करना है। आप उसकी परमिशन लेके आप अपनी लेन पे नहीं करेंगे। यू मस्ट लीव द फायरिंग लेन। आपको फायरिंग लेन छोड़नी है, सेफ जगह पे जाना है और वहां पे आपको इसको रिफिल करके वापस लेके आना है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सभी को? हाँ जी सर, ओके क्लियर है एकदम। यस सर क्लियर है। यस 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 थैंक यू, थैंक यू। यस नरेश भाई। कंटिन्यू। 10 मीटर एयर पिस्टल में कुछ चीजें होती हैं, जैसे इंटरप्शन। 2 चीजें मैंने इसमें लिखी हैं, इंटरप्शन और माल फंक्शन। अब नॉर्मली सभी बोलते हैं माल फंक्शन तो 25 मीटर में ही होता है, तो लेट अस डिस्कस। तो इंटरप्शन क्या है? अगर 3 मिनट से ज्यादा, मोर देन 3 मिनट्स, may demand extra time equal to the amount of loss। जितना शूटर का टाइम खराब हुआ है। इंटरप्शन क्या है, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं। 3 चीजें होती हैं, इंटरप्शन, डिस्टरबेंस और माल फंक्शन। तो इंटरप्शन मीन्स आपकी शूटिंग चल रहा है, मैच चल रहा है और लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, तो वो इंटरप्शन है। बीच में कोई सडन कुछ ऐसी चीज आ गई जिससे आपके मैच इंटरप्ट हो गए, तो ये सारी चीजें इंटरप्शन है। डिस्टरबेंस को क्या बोलेंगे? डिस्टरबेंस आगे आएगा, बट इससे रिलेट करता है, इसलिए एक बार हम इसके बारे में बात कर लेते हैं।
डिस्टर्बेंस, कोई एक लेफ्ट हैंडेड शूटर खड़ा है और एक राइट हैंडेड शूटर खड़ा है, तो उन दोनों के ब्रीथ एक दूसरे से ज्यादा जोर जोर से सांस लेते हैं जब मैच करते हैं, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है। कोई सेल्फ टॉक कर रहा है, कोई कोई बच्चा बहुत ज्यादा सेल्फ टॉक करने लगता है, और थोड़ी सी तेज आवाज में, क्योंकि कान में लगा होता है, कॉन्शियस होता है, तो उसे नहीं पता कि यस आई हैव टू फॉलो द माई टेक्निक, और वो इतना तेज तेज बोलने लगता है कि साइड वाला शूटर डिस्टर्ब होने लगता है, तो वो डिस्टरबेंस हो गया। और तीसरा माल फंक्शन। माल फंक्शन मतलब होता है कि आपके वेपन में विदाउट योर मिस्टेक कोई कमी आ गई है, उसे माल फंक्शन बोलेंगे, जिसमें शूटर की कोई गलती नहीं है, वेपन की कुछ खराबी या तकनीकी उसके चक्कर में, जैसे 25 मीटर में एम्प्टी एग्जैक्ट नहीं हुई है, मिस फायर हो गया है, ये सारी चीजें, तो ये माल फंक्शन में आती है। तो अब इन तीनों के बारे में हम ये देखते हैं 10 मीटर में कि इसमें कहाँ कितना टाइम लॉस होने से क्या होगा। जैसे इसमें 3 मिनट से ज्यादा अगर टाइम होता है, तो कोई अपना शूटर उसके इक्वल टाइम, यानी कि 3 मिनट या उससे ज्यादा टाइम लगता है, यानी 7 मिनट्स लग गई, तो वो, नहीं सॉरी, 4 मिनट लग गई या 4.5 मिनट लग गई, तो उतना टाइम डिमांड कर सकता है, +1 मिनट इफ ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। अगर किसी कंपटीशन का टाइम 75 मिनट्स है और उसका टाइम लास्ट की 3 ही मिनट बची या 2 ही मिनट बची, तो शूटर उसमें कोई इंटरप्शन हो गया, तो शूटर उसमें डिमांड कर सकता है, कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाके बच्चे को गाइड करे ऑन बिहाफ ऑफ कोच, वो रेंज ऑफिसर से रिक्वेस्ट करे कि सर इंटरप्शन हुआ है, 2 मिनट बची हुई थी, तो 2 मिनट तो ये चाहिए, प्लस मुझे 1 मिनट और चाहिए, क्योंकि ये इट्स अ लास्ट टाइम ऑफ कॉम्पिटिशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी फ्यूचर में आपके स्टूडेंट की हेल्प करेगा ये पॉइंट। अगर यही टाइम मोर देन 5 मिनट हो जाता है और एथलीट को ईएसटी फेलियर या कोई ईएसटी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, रोल नहीं चल रहा, रीड नहीं कर रहा, शॉट डिस्प्ले नहीं कर रहे, तो उस हालत में आपको एडिशनल, उसी टाइम में एडिशनल साइटिंग शॉट भी मिल सकते हैं। अगर आप डिमांड करते हो तो वो टाइम आपको बिल्कुल मिलेगा, जो आपका टाइम लॉस हुआ है, और उसके साथ आपको साइटिंग शॉट भी मिलेंगे अगर इंटरप्शन 5 मिनट से ज्यादा है। तो ये रूल क्लियरली 6.11.3 में लिखा हुआ है। माल फंक्शन, इफ द एथलीट में रिपेयर द माल फंक्शन एंड कंटिन्यू शूटिंग, if the malfunction is allowable, he may repair it or replace with another pistol of the same type. No extra time is allowed. ओके, 10 मीटर में कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, अगर कुछ है तो आप रेंज ऑफिसर को इन्फॉर्म कीजिए और आप अपनी पिस्टल को रिपेयर कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं, अगर वो सेम ब्रांड की, लाइक आप 1.77 मोरनी यूज कर रहे हैं और आपकी पिस्टल में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो यू कैन यूज अनदर वेपन विद सेम क्लासिफिकेशंस और सेम टाइप ऑफ वेपन। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। इनका जो फाइनल होता है वो एज पर आईएसएसएफ रूल 6.17.2 के हिसाब से किया जाता है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स, a team will comprising of a female and male, यानी कि एक लड़का, एक गर्ल, एक वुमेन, इन दोनों को मिला के एक मैच किया जाता है। उसका प्रोसीजर भी मैं अभी बता देता हूं आपको। तो उसको 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स इवेंट बोलता है। स्क्वाडिंग, स्क्वाडिंग में वही है, द 2 मेंबर ऑफ ईच टीम मस्ट बी स्क्वाडेड एंड एडजस्टिंग। ओके, जब आपको मैच के लिए खड़ा किया जाएगा तो वो एक दूसरे के साथ किए जाएंगे। एक मेल यहाँ पे है तो फीमेल यहाँ पे हो जाएगी, तो एक दूसरे के साथ में खड़ा किया जाएगा सेम कंट्री का या सेम डिस्ट्रिक्ट के शूटर को, और फीमेल लेफ्ट में खड़ी होगी, मेल राइट में खड़ा होगा। ये इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। इस मिक्स इवेंट में 80 कंपटीशन शॉट होते हैं, जिसमें 40 शॉट एक मेंबर चलाता है, यानी कि जो मेल कैंडिडेट है वो 40 शॉट चलाएगा और जो वुमेन कैंडिडेट है वो भी 40 शॉट चलाएंगे, और इनको टाइम मिलेगा 50 मिनट्स, यानी 40 शॉट के लिए 50 मिनट। साइटिंग के लिए इसमें जैसे उसमें 15 मिनट था, 15 मिनट्स, इसमें आपको अनलिमिटेड साइटिंग शॉट मिलेंगे और प्रिपरेशन के साथ 10 मिनट इसमें टाइम लिमिट रहेगी इंस्टेड ऑफ 15 मिनट। तो दोनों में फर्क ये है, मिक्स में 10 मिनट्स और आपका एयर पिस्टल में 15 मिनट। कंपटीशन शॉट, ईच मेंबर
उसमें मैंने पहले ही बता दिया आपको कि हर दोनों मेंबर 40 शॉट वो मेल कैंडिडेट चलाएगा और 40 शॉट फीमेल कैंडिडेट चलाएंगे। इसमें भी इंटरप्शन जैसे मैंने पहले बताया था एयर में, सेम उसी तरीके से, और माल फंक्शन भी सेम एज इट ट्रीट होगा, और रिफिल या रिप्लेस होगा। तो ये सारी चीजें एग्जैक्टली सेम होंगी जैसे हम एयर पिस्टल में करते हैं। उसका जो फाइनल था वो 6.17 था, इसका फाइनल 6.18 के हिसाब से होगा। फाइनल के बारे में डिस्कस करना होगा वो भी हम कर देंगे। अब हम आते हैं 25 मीटर रेंज पे। 25 मीटर रेंज पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल जो जूनियर मैन कैटेगरी खेलते हैं और वुमेन्स खेलते हैं। दूसरा आ गया आपका रैपिड फायर। रैपिड फायर आजकल अभी लड़कियों का भी स्टार्ट हो गया है, वुमेन्स का भी स्टार्ट हो गया है और मेंस खेलते हैं। स्टैंडर्ड पिस्टल भी वुमेन का स्टार्ट हो गया है और मेन भी इसे करते हैं। और सेंटर फायर ओनली मेन का होता है, इसमें 0.32। ओके, 0.25 स्पोर्ट्स पिस्टल, रैपिड फायर, स्टैंडर्ड पिस्टल, इन तीनों में 0.22 एमनेशन यूज होता है। और यहाँ पे जो सेंटर फायर है इसमें 0.32 एमनेशन यूज होता है। तो इसमें एमओ का चेंज है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप। 0.22 स्टैंडर्ड पिस्टल में भी 60 शॉट चलते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट इज 150 सेकेंड, सेकेंड इज 20 सेकेंड, थर्ड वन इज 10 सेकेंड। अब 4 सीरीज आपको 4 सीरीज चलानी है। एक सीरीज में 5 शॉट होते हैं, एक सीरीज में 5 शॉट, और इस प्रकार की 4 सीरीज आप 150 सेकेंड में चलाएंगे। 4 सीरीज ये नहीं है कि 150 सेकेंड मिला और चारों सीरीज उसमें, नहीं। 5 शॉट के लिए 150 सेकेंड मिलेगा, उसको एक सीरीज बोलते हैं। अब ऐसे करके 4 सीरीज हम 150 सेकेंड में चलाएंगे। इसी प्रकार 4 सीरीज, 4 सीरीज इन 20 सेकेंड, एंड देन सेम थिंग रिपीटेड इन 10 सेकेंड ऑल्सो 4 सीरीज। टोटल हमारी इसमें 12 सीरीज हो जाती हैं और शॉट कितने हो जाते हैं, 60। इसमें 150 सेकेंड में आपको एक ही साइटिंग सीरीज मिलती है जो कि 150 सेकेंड में रहेगी। माल फंक्शन कुछ भी हो जाए आपका, तो इसमें 2 माल फंक्शन मिलेंगे पूरे मैच में। एक माल फंक्शन मिलेगा 150 सेकेंड में और एक माल फंक्शन मिलेगा 20 और 10 दोनों को मिला के। अच्छा, क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं कि मैंने 150 में नहीं लिया सर, तो 10 और 20 में ले सकते हैं एक एक्स्ट्रा? नहीं, अगर आपने 150 में नहीं लिया तो वो वहीं पे खत्म हो जाता है। 10 या 20 में आप माल फंक्शन ले सकते हो, और वो भी ओनली वन टाइम। माल फंक्शन आपका डिसाइड किया जाएगा कि वो अलायबल है या नहीं है आफ्टर इंस्पेक्ट ऑफ योर पिस्टल बाय द रेंज ऑफिसर। तो वहां पे आपकी पिस्टल को रेंज ऑफिसर इंस्पेक्ट करता है, और अलायबल क्या होता है, नॉन अलायबल क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ये चीजें। 20, ओके। अब उसमें एक एक इवेंट के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे स्टैंडर्ड का अभी हमने कंप्लीट कर दिया। स्टैंडर्ड में एक माल फंक्शन का लास्ट में एक मैं डालूंगा कि एग्जैक्टली क्या होता क्या नहीं। ओके, इसमें एक लाइन और है जो बताने लायक है कि आपका अगर अलायबल होता है तो इसमें रिपीट सीरीज होती है। स्टैंडर्ड पिस्टल, रैपिड फायर में रिपीट सीरीज, सेंटर फायर, स्पोर्ट्स पिस्टल में कंप्लीट सीरीज। इन दोनों वर्ड का मीनिंग मैं बताऊंगा आगे अभी। इनमें क्या चेंजेस है और ये क्यों जरूरी है। एक कोच के लिए तो बहुत जरूरी है कि अपने शूटर को आप बताएंगे कि स्टैंडर्ड और रैपिड में रिपीट सीरीज होती है, और सेंटर फायर और स्पोर्ट्स पिस्टल में कंप्लीट सीरीज होती है। कंप्लीट का मीनिंग है कि आप अगर किसी शूटर ने 3 शॉट चलाए, माल फंक्शन हो गया, अलायबल है, तो बाकी के रिमेनिंग 2 ही शॉट वो लोड करेंगे, और बाकी बचे हुए टाइम में, यानी कि 2 शॉट है तो 2 मिनट उसके टाइम में उसको उनको फायर करना होता है। क्योंकि 5 शॉट 5 मिनट मिलते हैं, यहाँ पे काउंट इस तरीके से किया जाता है कि आपके हर शॉट के लिए 1 मिनट है। बट इन द केस ऑफ 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल एंड रैपिड फायर, यहाँ पे रिपीट सीरीज होती है, और आपके जो, मान लो पहले आपके 3 शॉट चले और आपका माल फंक्शन हो गया, उसके बाद आपने रिपीट सीरीज चलाई और आपने 5 शॉट फायर किए, तो टोटल आपके टारगेट पे हो गए 8 शॉट, 8 शॉट। 8 शॉट्स का जो लोएस्ट 5 शॉट्स होंगे वो शूटर को अवार्ड किए जाएंगे। ये एक माल फंक्शन का तरीका होता है, और ये माल फंक्शन के तरीके
रूल नंबर 8.9 में लिखे हैं और अलाउएबल माल फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है 8.9.4.1 ABCD तक है। ये 3-4 पॉइंट है कि कौन कौन से अलाउएबल होते हैं वो भी बताएंगे। तो 8.9.4.1 में ये क्लियरली मेंशन है कि माल फंक्शन अलाउएबल क्या है, नॉन अलाउएबल क्या है। अब 25 मीटर पिस्टल और सेंटर फायर, इन दोनों ही इवेंट का तरीका प्रोसीजर सेम है। इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज में को बोलते हैं प्रिसिशन स्टेज और सेकंड स्टेज को बोलते हैं रैपिड फायर स्टेज। वो वाला रैपिड फायर इवेंट है, ये वाला रैपिड फायर स्टेज है। दोनों में यही चेंज है, ये फर्क है। तो एक एक करके हम इन स्टेजेस को पता कर लेते हैं। 25 मीटर पिस्टल एंड सेंटर फायर पिस्टल में प्रिसिशन स्टेज। प्रिसिशन स्टेज में क्या क्या होता है? ये स्टेज पहले वाली है, हमेशा ये पहले कराई जाती है और रैपिड स्टेज इसके बाद में होती है। तो इसमें भी आपको एक साइटिंग सीरीज मिलेगी जिसमें 5 शॉट होंगे और 5 मिनट मिलेंगे। जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, प्रिसिशन में 5 मिनट टाइम में 5 शॉट साइटिंग सीरीज में मिलेंगे, जिसको हम एक सीरीज बोलते हैं। कंपटीशन सीरीज, जैसे हमने साइटिंग सीरीज चलाई इसी प्रकार की 6 सीरीज जिसमें 5 शॉट होंगे, हर 5 शॉट के लिए 5 मिनट मिलेंगे। तो टोटल 6 सीरीज यानी कि 30 शॉट आपको मिलेंगे एक कंपटीशन करने के लिए। माल फंक्शन जैसे मैंने बताया था इसमें कंप्लीट है। अलाउएबल माल फंक्शन है तो रिमेनिंग शॉट चलाएंगे। अगर 2 शॉट के बाद हुआ है तो बैलेंस 3 शॉट चलाएंगे। जब अनाउंसमेंट होता है कि हाँ ये अलाउएबल माल फंक्शन है और शूटर इज अलाउड टू फायर बैलेंस रिमेनिंग शॉट इन नेक्स्ट सीरीज, तो आपको जैसे नेक्स्ट कमांड मिलेगी नेक्स्ट सीरीज लोड, उसके साथ ओनली रिमेनिंग शॉट लोड करने हैं। अगर कोई शूटर रिमेनिंग शॉट ना डाल के, अगर उसने पहले 3 चलाए थे, माल फंक्शन हुआ, 2 शॉट उसके बचे, ठीक है, 2 शॉट बचे, उसने 2 की बजाय 5 शॉट लोड कर दिए, तो इसमें क्या होगा, उस हिसाब से उसने 3 शॉट एक्स्ट्रा डाले हैं। तो हर शॉट के लोड होने पे, यानी कि एक बार लोड के 2 माइनस पॉइंट, और हर 3 शॉट उसने एक्स्ट्रा चलाए तो हर शॉट के 2 पॉइंट माइनस, यानी कि 3 शॉट एक्स्ट्रा चलाने के 6 पॉइंट माइनस और लोड करने के 2, तो उस बच्चे को 8 पॉइंट की पेनल्टी लग जाएगी। तो बिल्कुल आपको समझाना है अपने स्टूडेंट को कि कभी भी सेंटर फायर में या स्पोर्ट्स पिस्टल में आपका माल फंक्शन होता है, रिमेनिंग शॉट फायर करने हैं। गलती से भी शूटर ने एक्स्ट्रा शॉट डाल दिए तो एक्स्ट्रा शॉट लोड करने के 2 पॉइंट, और जितने शॉट हम एक्स्ट्रा फायर करते हैं हर शॉट के साथ 2-2 पॉइंट माइनस आपकी पेनल्टी लगती चली जाती है। एक शॉट के बाद हुआ तो 4 चलाएं तो 8 लग जाएंगे। तो प्लीज इसके लिए आप अपने सभी शूटर को इंस्ट्रक्ट करना कि ये गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। रैपिड फायर स्टेज में क्या होगा? रैपिड फायर में भी आपको एक सीरीज 5 शॉट की मिलेगी, लेकिन इसमें सीरीज करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। तरीका क्या होगा? इसमें आपको 7 सेकंड, जैसे अटेंशन बोला जाएगा, 7 सेकंड आपको मिलेंगे रेड लाइट के लिए और 3 सेकंड मिलेंगे आपको फायर करने के लिए। एंड द सेम थिंग विल रिपीट 5 टाइम्स, यानी कि 3 सेकंड के लिए आपको टारगेट डिस्प्ले होगा, उसमें आपको चलाना है। 7 सेकंड के लिए आपको नीचे आ जाना है और रेडी पोजीशन पे रहना है। रेडी पोजीशन क्या होती है उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इस तरीके से कंटिन्यू आप 6 सीरीज चलाएंगे, हर सीरीज में 5 शॉट होंगे और 5 शॉट का करने का तरीका 7 सेकंड रेस्ट, 3 सेकंड फायर। 3 सेकंड का आपको एक्सपोजर मिलेगा, 7 सेकंड की आपको रेड लाइट नॉन एक्सपोजर टाइप। माल फंक्शंस इसमें भी वैसे ही होगा, आप कंप्लीट करेंगे और आप बिल्कुल एक्स्ट्रा शॉट अपने एथलीट को समझाएंगे, एक्स्ट्रा शॉट बिल्कुल फायर नहीं करेंगे टू अवॉइड द नेगेटिव पॉइंट मार्किंग। एथलीट मस्ट फायर एट द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ द टारगेट। अगर आपका माल फंक्शन हो गया है और आपके 4 शॉट के बाद आपका माल फंक्शन हुआ, एक शॉट बचा है, वो आपने रिमेनिंग डाल दिया, नेक्स्ट लोड में आपने रिमेनिंग भर लिया, और शूटर सोचेगा कि अभी तो मेरे पास 5 एक्सपोजर आएंगे जिसमें मेरा अच्छे से लिफ्टिंग होगी, उसमें चलाएंगे। नहीं, गलत है। रूल ये है कि आपको उसके फर्स्ट एक्सपोजर में, यानी कि आपका एक ही शॉट बचा है,
और एक ही आपको चलाना है तो फर्स्ट एक्सपोजर में ही चलाना है। इफ यू मिस्ड फर्स्ट एक्सपोजर, आपका वो शॉट 0 माना जाएगा, चाहे आपने चलाया नहीं चलाया। अगर आपने एक्सपोजर फर्स्ट वाला अटेम्प्ट में नहीं उसको फायर किया तो दैट स्पेसिफिक शॉट विल बी काउंटेड एज 0 मिस शॉट। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल। अब आपने उन स्टेज में सुना था 25 मीटर रैपिड स्टेज, अब यहाँ पे है ये इवेंट है रैपिड फायर पिस्टल। तो ये पूरा इवेंट है, इसके बारे में वो अलग स्टेज थी, ये पूरा इवेंट है लाइक स्टैंडर्ड पिस्टल। और ये तो इसके बारे में इसमें क्या क्या होता है, किस प्रकार से कोर्स ऑफ फायर है, वो सारा डिस्कस करेंगे। इसमें भी 2 स्टेज में किया जाता है और इसमें 60 कंपटीशन शॉट होते हैं जो कि 2 स्टेज में 30 और 30 डिवाइड कर दिया जाता है। साइटिंग में आपको 5 शॉट मिलते हैं 8 सेकंड में। ओके, मैं आपको ये भी बता दूं इसके साथ, आपको इसमें जैसे 2 स्टेजेस हो गई 30 शॉट की, 30 शॉट की, और इसमें 3 लेवल होते हैं अलग अलग। लेवल इन द सेंस सीरीज होती हैं। सीरीज क्या है, पहली होगी 8 सेकंड 8 सेकंड की, दूसरी 6 सेकंड्स 6 सेकंड में, और तीसरा पड़ाव है 4 सेकंड। तो इसमें जैसे हमने 2 स्टेजेस की, पहली स्टेज की बात करेंगे बस हम 30 शॉट कैसे चलाने हैं, फिर आगे के 30 हम उसके बाद में बात करेंगे। पहले 30 शॉट के लिए हमें एक सीरीज 5 शॉट की वजह से जो कि हमें 8 सेकंड में चलानी है, तो इस प्रकार की 2 सीरीज मिलेंगी आपको। और ऐसे ही 2 सीरीज ऑफ 5 शॉट्स इन 6 सेकंड एंड 2 सीरीज ऑफ 5 शॉट्स इन 4 सेकंड। टोटल आप काउंट कीजिए, 2 सीरीज 8 में हो गई, 2 6 में हो गई और 2 4 में हो गई, टोटल 6 सीरीज। और 6 5 30, यानी कि यहाँ पे आपके हो गए 30 शॉट। एंड सेम थिंग विल रिपीट इन सेकंड स्टेज। लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज है जो बताना चाहूंगा, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है वो आपको रैंडमली एनआरआई से ड्रॉ करते हैं, या आप किसी इंटरनेशनल इवेंट के लिए जाते हैं तो आपकी डिटेल लगती है उसके हिसाब से होता है। बट जो सेकंड स्टेज खेलते हैं वो आपकी रैंकिंग ने, क्वालिफिकेशन में आपने फर्स्ट स्टेज में कितने स्कोर किया है उसके हिसाब से, जो लोएस्ट होते हैं वो पहले खेलेंगे और जो हाईएस्ट स्कोरर होते हैं दे विल प्ले ऑन लास्ट डिटेल, ताकि वो लास्ट में खत्म करें और फाइनल वगैरह को ज्वाइन कर सके। तो लोएस्ट स्टार्टिंग में रैपिड फायर पिस्टल में, और हाईएस्ट जो स्कोरर होते हैं उनको लास्ट में खिलाया जाता है। इसमें जैसे ड्यूलिंग में भी 5 थे शॉट, लेकिन वो एक ही टारगेट पे चलाने होते थे। यहाँ पे क्या है, आपको 5 अलग अलग टारगेट होंगे और जैसे 8 सेकंड में आपको हर टारगेट पे ओनली एक एक ही शॉट चलाना है। तो यहाँ पे ये नहीं कि एक शॉट पे कंटिन्यू चलाना है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स पे आपको 8 सेकंड में, 6 सेकंड में और 4 सेकंड में विद इन द टाइम 5 शॉट्स एक एक करना है। माल फंक्शन इसमें भी लोएस्ट शॉट लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। चेंज यही है, इसमें भी रिपीट होता है जस्ट लाइक स्टैंडर्ड। जैसे आपका 3 शॉट के बाद इसमें क्या होता है ना, ईच टारगेट जैसे आपने चलाया आपका 10 10 9 माल अलाउबल माल फंक्शन, और दूसरी सीरीज आपने चलाई 9 9 10 10 10। तो इसमें अगर हम देखें तो 9 9 वहां उठा के अगर ओवरऑल का नहीं इसका माल फंक्शन में लोएस्ट लिया जाता। इसमें इंडिविजुअल जो टारगेट होता है, ईच टारगेट में देखते हैं कि इन 2 शॉट का लोएस्ट क्या है, अगले 2 शॉट का लोएस्ट क्या है, अगले 2 शॉट का लोएस्ट क्या है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल टारगेट का लोएस्ट निकाल के इसमें इसके माल फंक्शन की स्कोरिंग ली जाती है। माल फंक्शन और सेम 8.9.4.1 और अलाउबल माल फंक्शन का रूल मैंने बताया है। 25 मीटर इवेंट्स में रेडी पोजीशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, ये 45 डिग्री पे आपकी पिस्टल होनी चाहिए, नॉट मोर देन 45। अगर 45 पे आपकी पिस्टल है तो आप रेडी पोजीशन की वायलेंस नहीं कर रहे हैं। 45 डिग्री से ऊपर है तो रेडी पोजीशन वायलेंस होगा। उसकी क्या क्या, ओके, एक तो ये हो गया 45 डिग्री से ऊपर। अगर आप 45 डिग्री से नीचे भी हैं, 45 डिग्री पे हैं, बट आपने जैसे ही आपका 4 सेकंड में है और आपका धीरे धीरे हाथ है, लेकिन लास्ट तक भी आप 45 तक हैं और उसके बाद आपने ऊपर उठा के फायर किया, तो भी रेडी पोजीशन वायलेंस है। आपका हैंड स्टिल होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, मूवमेंट में नहीं होना चाहिए। 2 कंडीशन हो गई।
एक तो 45 डिग्री से नीचे या इक्विवेलेंट होना चाहिए, दूसरा अगर 45 से नीचे भी है बट रनिंग नहीं होना चाहिए, मूवमेंट में नहीं होना चाहिए। तो दोनों ही केस में आपको, आप बोले मेरा तो 45 से नीचे था सर, ठीक है नीचे था, बट वो स्टैटिक भी होना चाहिए। 45 से नीचे अगर आप रनिंग कर रहे हैं, उस हाथ को धीरे धीरे उठा रहे हैं, वो भी रेडी पोजीशन वायलेंस में आता है। अगर आपने रेडी पोजीशन वायलेंस की, फर्स्ट में आपको वार्निंग मिलेगी और आपकी रिपीट सीरीज दे दी जाएगी, जो आपका लोएस्ट शॉट होंगे वो आपको अवार्ड कर दिया जाएगा। अगर शूटर सेकंड टाइम सेम चीज करता है, उसको रिपीट सीरीज दी जाएगी और उसको लोएस्ट शॉट मिलेंगे, एडिशनली उसके 2 माइनस पॉइंट भी कर दिए जाएंगे। अगर यही चीज तीसरी बार शूटर करता है तो नथिंग, सीधा डिस्क्वालीफाई। फर्स्ट टाइम record repeat series, lower shot will be awarded. Second, repeat record, lower shot awarded, -2. Third time disqualified. 50 मीटर फ्री पिस्टल, 50 मीटर फ्री पिस्टल में 60 कंपटीशन शॉट होते हैं। EST पे अगर ये मैच होगा तो 90 मिनट का होगा, पेपर पे होगा तो 105 मिनट्स का होगा। साइटिंग शॉट सेम एज 10 मीटर एयर पिस्टल, 15 मिनट आपको मिलेंगे। 15 मिनट में आप अनलिमिटेड शॉट चला सकते हैं। दिस इज द प्रिपरेशन एंड अनलिमिटेड साइटिंग शॉट टाइम। माल फंक्शन इसके जैसे उसका 8.9.4.1 था, इसका माल फंक्शन 6.13 में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर कुछ प्रॉब्लम होती है वेपन में तो रिपेयर कर सकते हैं और कंटिन्यू शूटिंग कर सकते हैं। अगर माल फंक्शन अलाउबल है, ये रिपेयर और रिप्लेस विद अनदर जस्ट लाइक इन 10 मीटर। लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा शूटर को। इंटरप्शन वही सेम 6.11.3, जो इंटरप्शन के बारे में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कोचेस। अच्छा, मैंने जूम किया तो जूम देख पा रहे हैं अभी आप? यस सर। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है जी सर। ओके ओके ओके, लेट अस कंटिन्यू। जब 10 मीटर की पिस्टल होती है, ये जरूरी इसलिए है कि इसमें कई बार लैक ऑफ ये लोग पेटी मार हाँ जी, कोच की कम नॉलेज के चक्कर में कई बार कोई स्टूडेंट, उनका कोई एथलीट डिस्क्वालीफाई हो जाता है एक रैंडम इक्विपमेंट कंट्रोल चेक में। अगर वो फेल हो जाए तो सीधा डिस्क्वालीफाई। तो ये चीजें थोड़ी सी ना ध्यान से देखनी है हमें। जो ये ऊपर वाला पार्ट है आप देख रहे हैं, जो साइड में 2 पिक्चर बनी है, अलाउड और नॉट अलाउड, सॉरी बोथ आर नॉट अलाउड। जो एंगल देखेंगे आप, तो ये ऊपर वाला ये एंगल है, ये वाला जहाँ पे A लिखा हुआ है, तो ये 90 डिग्री या उससे कम होना चाहिए। तो ये ऊपर की तरफ हो सकती है, अगर ये नीचे की तरफ आएगी इस तरीके से तो ये अलाउ नहीं होगा। तो दोनों साइड में ये नीचे नहीं आनी चाहिए, ये वाला ग्रिप का पार्ट। ये ऊपर की तरफ रह सकता है या 90 डिग्री रह सकता है। करीना प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ना म्यूट कर लो। ओके, कंटिन्यू करते हैं। ये ग्रिप का ये पार्ट हो गया ए वाला, ये इससे नीचे नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री और थोड़ा बहुत ऊपर कर सकते हो। दूसरा हिस्सा एक्सिस, ये इसके सेंटर से जो लिखा ना एक्सिस ऑफ ग्रिप, इसके सेंटर में जहां ये आता है, ये वाला पार्ट, यहां से ये 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये भी ऊपर की तरफ होगा, 90 डिग्री से ऊपर की तरफ होगा, तो आपकी ग्रिप फेल हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इट मस्ट बी 90 डिग्री और लोअर, मतलब मोर देन 90 डिग्री, और लोअर होगा तो डिस्क्वालीफाई होंगे। 90 डिग्री है या उससे ज्यादा है नीचे की तरफ तो बच जाएंगे। नीचे वाली ग्रिप का पार्ट ये 50 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो आप देख रहे हैं नीचे लिखा मैक्सिमम 50 mm, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो हमारी ग्रिप डिस्क्वालीफाई होने की। ओके, और जो ये गैप है जहाँ पे सी लिखा हुआ है, लास्ट का जो पोर्शन है इससे और इसके बीच में, इसकी डेप्थ
भी मेजर की जाती है, तो ये 30 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, जो ये 30 mm से ज्यादा का विड्थ नहीं होने चाहिए। जो इक्विपमेंट कंट्रोल जूरी होता है, उसके पास एक इक्विपमेंट होता है जिससे वो नापता है ये चीजें। पिस्टल की बैरल लेंथ, ये तो स्टैंडर्ड है वैसे, पिस्टल की जो बैरल लेंथ है 220 mm निर्धारित की गई है। अगर इसके स्पेसिफिकेशन देखने हैं तो इसमें रूल नंबर 8.4.3 है, और ये रूल बुक में 8.13 पे ये टेबल दी गई है ग्रिप स्पेसिफिकेशन की, तो आप उसको क्लियरली और जल्दी देख सकते हैं। वैसे मैंने ग्रुप में पीपीटी का, मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो नहीं तो कुछ एनिमेशन भी थे इस पीपीटी में, इसलिए मजबूरी में मैं पीपीटी का पीडीएफ वर्जन आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं तो अच्छे से देख सकते हैं। ये आ गया आपका एग्जाम टाइप की चीज। एयर पिस्टल का वेट कितना होता है? ट्रिगर वेट 500 ग्राम। पिस्टल का वेट कितना होता है? 1500 ग्राम। ऐसे ही 50 मीटर में क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे आप देखेंगे 25 मीटर पे रिस्ट्रिक्शन है वेट के, 10 मीटर पे रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन 50 मीटर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और 25 मीटर में पिस्टल का वेट होता है 1400 ग्राम, और इसका ट्रिगर वेट कितना होता है? 1000 ग्राम का। और एयर पिस्टल का वेट हो गया आपका 1500, और एयर पिस्टल का ट्रिगर वेट हो गया 500। अब मेजरिंग बॉक्स, जैसे आपने देखा होगा इक्विपमेंट कंट्रोल जूरी जो होता है, या जो होता है, तो वो आपका मेजर करता है, एक बॉक्स में डालता है। तो उस बॉक्स का अगर एयर पिस्टल के बारे में देखें तो 420 इंटू 200 इंटू 50 में है ये, उस बॉक्स का डायमेंशन होता है। अगर 50 पिस्टल के 50 मीटर के बारे में बात करें तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। और यही चीज अगर हम 25 मीटर के बारे में बात करें तो उसका 300 इंटू 150 इंटू 50 का। तो बैरल लेंथ आपका क्लियर हो गया। एयर का हो गया, जो बॉक्स में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो गड़बड़ है। 50 मीटर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे आप कितना ही बढ़ाओ, कितना ही बैरल लंबा करो, कितना एक्सटेंशन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 मीटर में बैरल का रिस्ट्रिक्शन है, आप 153 से ज्यादा बैरल लेंथ नहीं रख सकते, और उसका रेडियस जो है मैक्सिमम आपका 220 से ज्यादा नहीं हो सकता। ग्रिप का मैंने ऊपर दिखा दिया जो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, और अदर स्पेसिफिकेशन यू कैन चेक बाय स्लाइड में सारी चीजें क्लियरली मेंशन की है। और आपको हिंट देता हूं, इस स्लाइड से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इक्विपमेंट कंट्रोल चेक, इक्विपमेंट कंट्रोल प्रोसीजर आईएसएसएफ रूल नंबर 6.7.62 में क्लियरली लिखा है कि इक्विपमेंट कंट्रोल कैसे होना चाहिए और इसमें क्या क्या चेक होना चाहिए। दूसरा आता है पोस्ट कंपटीशन टेस्टिंग और रैंडम इक्विपमेंट कंट्रोल चेक। कुछ हमारे दोस्त अनम्यूट नहीं है, तो प्लीज अजय जी और साक्षी नगर कल की तरह मत करो यार, कल भी काफी प्रॉब्लम हुई थी क्लास में। ओके, तो रैंडम इक्विपमेंट चेक आईएसएसएफ रूल नंबर 6.7.9 के हिसाब से होता है। और उससे पहले इक्विपमेंट चेक आप वॉलेंटरली, आजकल कंपलसरी नहीं है तो वॉलेंटरली करा सकते हैं। एंड दिस रूल इज डिपेंड अपॉन कंपटीशन टू कंपटीशन, और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो डायरेक्टिव देती है उस तरीके से रैंडम या इक्विपमेंट कंट्रोल कंपलसरी रखना है नहीं रखना वहां पे निर्धारित किया जाता है। इक्विपमेंट चेक में क्या क्या चीजें होती हैं पिस्टल में? नॉर्मली चेक ग्रिप होती है, बिब नंबर होना चाहिए, जैसे लेन पे जाओगे बिब नंबर नहीं है तो इक्विपमेंट है ये भी। आपके शूज हो गए, ट्रिगर वेट हो गया, ब्लाइंडर्स हो गए, कैप हो गए, ईयर प्रोटेक्शन क्लोथिंग, इन सब के स्पेसिफिकेशन भी है कि शूज का क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, ट्रिगर वेट क्या होना चाहिए, ब्लाइंडर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, कैप की क्या स्पेसिफिकेशन है, क्लोथिंग क्या है। ग्रिप की स्पेसिफिकेशन आपको बता दी है, तो ये आगे भी बताऊंगा। इसमें कुछ चीजें और जोड़ने की जरूरत है जो हमने इसमें जोड़ी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इक्विपमेंट्स आर प्रोहिबिटेड ऑन द फील्ड ऑफ प्ले। एफओपी पे आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाइक स्मार्ट वॉच इस टाइप की, या कोई मोबाइल फोन, या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ईयरफोन या इस टाइप का ईयरबड्स, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, इनमें से कुछ भी आप फायरिंग पॉइंट पे एफओपी पे नहीं ले जा सकते ड्यूरिंग द मैच।
इक्विपमेंट कंट्रोल चेक में जैसे मैंने बताया था, अभी एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्ट कंपटीशन चेक आपका मैंने बता दिया था, वहां पे 6.7.9 के हिसाब से होगा। यहाँ पे ग्रिप के बारे में अभी मैंने आपको थोड़ा सा कोशिश की थी समझाने की। ये सारी चीजें एक स्पेसिफिकेशन टेबल है जो ऊपर लिखी हुई थी 6.13, तो और ये 6.12 के बारे में, ग्रिप के बारे में और क्लियरली सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो वहां पे देख सकते हैं आप। neither the grip or any part of the pistol may be extend constructed in the way would allow to touch beyond the hand। देखिए, आपका इक्विपमेंट कंट्रोल में क्या चेक होता है, जब आप ग्रिप पकड़ते हैं तो आपका ये वाली जो बोन है, हड्डी है, इस पे टच नहीं होना चाहिए, तो आपको सपोर्ट मिलती है रिस्ट लॉक करने में, तो आपकी इस पे टच नहीं होना चाहिए। एडजस्टेबल ग्रिप परमिटेड है, बट आपका विद इन द स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्रिप, एंड ग्रिप्स आर नॉट अलाउड टू टच हियर। तो ये चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है। इक्विपमेंट कंट्रोल चेक में बिब नंबर कंपलसरी होता है, किसी भी नेशनल में, इंटरनेशनल में आप जाएंगे तो बिब नंबर इज कंपलसरी। इट्स सेम थिंग इज रिटन इन आईएसएसएफ रूल 6.7.7.2। तो बिब नंबर आप पक्का पहनेंगे अगर आप कहीं भी कंपटीशन में अपने एथलीट को भेजते हैं, यू मस्ट डायरेक्ट। शू के बारे में 8.5 रूल नंबर 8.5 में लिखा हुआ है, अगर हम शू की सबसे बड़ी चीज क्या होती है, एक तो आपका जो एंकल होता है पैर का, वो टच नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका शू, अगर हम एक इक्विपमेंट होता है 15 न्यूटन मीटर प्रेशर, 15 न्यूटन मीटर का प्रेशर डालेंगे, तो उतने प्रेशर में जो शू है वो बेंड होना चाहिए अप टू 22.5 डिग्री। अगर वो 15 न्यूटन मीटर का प्रेशर डालने पे उतना नहीं बेंड हो रहा है, तो वो स्टिफ है, वो शू पास नहीं होगा। मोर देन 22.5 अगर शू जा रहा है विद द अप्लाई ऑफ फोर्स 15 न्यूटन मीटर, तो वो अलाउड माना जाएगा। ब्लाइंडर का भी स्पेसिफिकेशन है 30 का, आपका जो फॉरवर्ड का जो आप अपने आई ब्लाइंडर लगाते हैं वो 30 से वाइड नहीं होना चाहिए। सेम थिंग इज रिटन इन 6.7.8.1। आई एंड ईयर प्रोटेक्शन आईएसएसएफ रूल नंबर 9.2.7 में लिखे हुए हैं कि ये आपको यूज करना चाहिए, आपके आई प्रोटेक्शन और ईयर प्रोटेक्शन, बिकॉज स्पेशली इन 25 मीटर अगर आप कंटिन्यू विदाउट ईयर प्रोटेक्शन वहां पे बैठे भी रहे तो आप बहुत ही जल्दी डीफ कैटेगरी में पहुंच जाएंगे, आपकी सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। इक्विपमेंट कंट्रोल चेक का एक मेन पार्ट है ट्रिगर वेट कंट्रोल, ट्रिगर वेट। ट्रिगर वेट चेक करने का तरीका 8.4.2.3 में क्लियरली मेंशन है। अगर रैंडम इक्विपमेंट कंट्रोल चेक में आप आते हैं और आपका ट्रिगर वेट चेक किया जाता है, तो जूरी को, या जो रेंज ऑफिसर इक्विपमेंट जूरी है, उसको 3 बार अटेम्प्ट कर सकता हूँ वो मैक्सिमम। अगर 3 बार में फेल हो गए हैं आप तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, उसके बाद कोई प्रावधान नहीं है, कोई और रूल एग्जिस्ट नहीं करता कि बचाया जाए शूटर को, तो सिंपली डिस्क्वालीफाई है। तो आप कंपटीशन से पहले कभी भी शूटर को भेजते हैं तो मस्ट चेक ट्रिगर वेट्स, क्योंकि ट्रिगर वेट क्लाइमेटिक कंडीशन से भी थोड़ा बहुत चेंज होते हैं। जो बिल्कुल एज पे रखते हैं कि 1000 है और मैं 1000 ही रखूंगा या 1005 ग्राम ही रखूंगा, तो जैसे ठंडी से गर्मी में आते हैं तो ट्रिगर वेट कम शो कर सकता है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा मार्जिन रखें 50 ग्राम 60 ग्राम का। जब आप 1000 ग्राम का ट्रिगर प्रेस कर सकते हैं तो 1050 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, या 1100 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो खाली मेंटल स्टेट होता है, उसकी भी 2 या 3 4 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही लगेगा। प्रोहिबिटेड आइटम क्या है रेंज में, जब आप मैच खेलने जाते हैं तो ब्लू जीन्स और सिमिलर ट्राउजर, जरूरी नहीं है कि वो जीन्स ही हो, अगर वो जीन्स जैसी भी कोई ट्राउजर है तो वो भी अलाउ नहीं है। कोई भी ऐसा कलर ट्राउजर का जो स्पोर्टिंग कलर नहीं है, स्पोर्टिंग मीन्स खेल कूद जैसा ना लग रहा हो, कैजुअल लग रहा हो, फैशन टाइप लग रहा हो, वो भी अलाउ नहीं है। कॉमोफ्लेज क्लोथिंग हो गई, स्लीवलेस टी शर्ट। स्लीवलेस का मीन्स क्या है, ये हाफ स्लीव होती है,
तो हाफ स्लीव्स आर अलाउड, कुछ स्लीवलेस होती हैं जो यहाँ से सैंडो बनियान टाइप में जो हम पहनते हैं वेस्ट, तो दीज आर नॉट अलाउड इन एफओपी। शॉर्ट्स, शॉर्ट्स का भी एक रूल है। शॉर्ट्स का जो आपका नी होता है पैर का, उस नी से 15 mm ऊपर, अगर 15 mm ऊपर हो है और या उससे कम है तो वो शॉर्ट्स भी अलाउ नहीं होंगी। उसके अलावा आप कुछ कलर और हैं, जैसे खाकी है, ऑलिव है, ब्राउन है, ये कलर आप रेंज पे जब मैच करने जाते हैं अपने शूटर्स को इंस्ट्रक्ट करना नहीं पहनने हैं। और एक और चीज, जब आप एथलीट मे नॉट वियर सैंडल्स और एनी टाइप ऑफ रिमूव देयर शूज, कोई भी इस टाइप की चीज या जो रिमूवेबल है नॉर्मली, जैसे चप्पल, सैंडल, इस टाइप की चीजें आप यूज नहीं कर सकते। आपको शू पहनने चाहिए और शू में भी जो स्पेसिफाई है चीजें वो करनी चाहिए। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम इन अकॉर्डेंस विद आईएसएसएफ रूल नंबर 6.7.4.4 लाइक मोबाइल फोन्स, कोई कम्युनिकेशन, टैबलेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, रिस्ट वॉन डिवाइसेस, स्मार्ट वॉचेस आर नॉट अलाउड ऑन द फायरिंग पॉइंट। ओके, क्या क्या पेनल्टीज लग सकती हैं 10 मीटर और 50 मीटर में? अगर आपने प्रोपोलेंट यानी कि गैस रिलीज कर दी है, फर्स्ट टाइम येलो कार्ड, आपको वार्निंग मिलेगी। सेकंड टाइम में आपको 2 पॉइंट माइनस एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ शॉट फर्स्ट वायलेशन इन अकॉर्डेंस विद 6.11.2.1। अब 25 मीटर, सॉरी 10 और 50 का ही चल रहा है। शॉट फायर्ड बिफोर प्रिपरेशन एंड साइटिंग शॉट, अगर प्रिपरेशन एंड साइटिंग शॉट बोला ही नहीं है और उससे पहले किसी ने शॉट चला दिया, यानी कि कोई प्रिपरेशन टाइम नहीं दिया, कोई लोड तो हुआ ही नहीं है, कोई आपका साइटिंग शॉट नहीं है, किसी ने कोई भी एक गोली चला दी, एक पैलेट निकाल दिया, स्टेट वे डिस्क्वालीफाई, इट्स सेफ्टी इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी इन्वॉल्व होती है। विदाउट एनी कमांड अगर बच्चा फायर कर रहा है तो वो और भी सेफ्टी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर इसी के थोड़ा सा आगे जाते हैं, अगर प्रिपरेशन टाइम दे दिया गया है और उसके बाद किसी ने कोई शॉट चलाया, प्रिपरेशन एंड साइटिंग स्टॉप एंड बिफोर स्टार्ट। हाँ, इस पे समझने की जरूरत है थोड़ा सा। प्रिपरेशन टाइम खत्म हो गया है, साइटिंग स्टॉप हो गया है और मैच के लिए आपने टाइम नहीं दिया है। जो एक बीच का टाइम होता है 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, यानी कि आपका प्रिपरेशन एंड साइटिंग टाइम खत्म हो गया है और मैच शुरू होने वाला है, उसके बीच में किसी ने शॉट निकाल दिया तो -2 पॉइंट। अगर किसी ने बहुत सारे शॉट चला दिए हैं, एक्स्ट्रा शॉट फायर कर दिए एक सीरीज में, लाइक स्टैंडर्ड पिस्टल की एक सीरीज 5 शॉट होते हैं, इसमें सीरीज भी वर्ड है, मैं इसलिए 10 और 50 लिख के नीचे 25 मीटर का भी डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आपका कोर्स ऑफ फायर 60 शॉट का है और उसके बाद आपने 65 शॉट चल गए हैं गलती से किसी बच्चे से, तो हर शॉट पे उसको 2-2 माइनस पॉइंट मिलते जाएंगे। सेम थिंग इन 25 मीटर, अगर वहां पे आपने 5 शॉट की बजाय 6 शॉट चला दिए हैं तो उस एक एक्स्ट्रा शॉट के 2 पॉइंट माइनस मिलेंगे। तो कोचिंग के बारे में, कोचिंग के बारे में वार्निंग फर्स्ट टाइम, देन 2 पॉइंट, ओहो सॉरी स्लाइड थोड़ा, अभी आप प्रोफेशनल कोच हो जाएंगे, क्वालिफाइड कोच हो जाएंगे इस कोर्स के बाद, तो आपको ये जो पॉइंट अभी डिस्कस कर रहे थे हम कोच वाला, तो इस पे ध्यान देना है। फर्स्ट टाइम आपको वार्निंग मिलेगी, उसके बाद 2 पॉइंट जिस आप एथलीट को कोचिंग कर रहे हैं उसका या टीम ऑफिशियल, आपका 2 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। ये इसमें लिखा ना, ऑफिशियल मस्ट लीव यूनिवर्सिटी ऑफ फायरिंग लाइन इन अकॉर्डेंस विद ये। कोचिंग अगर आप ओनली वर्बल कोचिंग कर सकते हैं, नॉन वर्बल कोचिंग, सॉरी
आई एम रॉन्ग, मैंने उल्टा बोल दिया आपको। नॉन वर्बल कोचिंग अलाउ है, वर्बल कोचिंग अलाउ नहीं है। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम वन कोच कैन अप्रोच टू द फायरिंग पॉइंट ऑल्सो, अपने शूटर को कोच करने के लिए, बट ड्यूरिंग द मैच नॉन वर्बल कोचिंग इज अलाउड, वर्बल कोचिंग इज नॉट अलाउड। अगर कोई कोच को फर्स्ट टाइम बताया जाएगा कि ये अलाउ नहीं है और वो फिर भी नहीं मान रहे हैं, तो उसके एथलीट से नेक्स्ट सीरीज या नेक्स्ट जो कार्ड होगा उसमें से 2 पॉइंट आपके माइनस कर दिए जाएंगे। एक चीज और आती है, प्रोटेस्ट ऑन स्कोर वैल्यू नॉट अपहेल्ड। अगर आपने कोई स्कोर वैल्यू पे प्रोटेस्ट किया है तो वो अपहेल्ड है या नहीं है। पहली बात, अगर आपका किसी बच्चे ने 6 लगा उसका और उसने बोला कि नहीं मैंने ये अच्छा शॉट चलाया था, इट मस्ट बी 9 और 10, अगर ये बात सही निकलती है, वहां पे ईएसटी प्रोसीजर होता है, ईएसटी प्रोसीजर करने पे अगर ये बात सही निकलती है तो ना तो उसकी प्रोटेस्ट फी लगेगी ना कोई माइनस पॉइंट होगा। अगर ये बात गलत सिद्ध होती है और वहां पे पता लगता है कि 6 लगा था तो वो 6 ही है, ऐसे केस में 2 पॉइंट माइनस कर दिए जाते हैं और जो आपने प्रोटेस्ट फीस दी थी वो भी जब्त हो जाएगी, यानी कि जो आपने 200 रुपीज या 500 रुपीज जो भी होता है वो भी वापस नहीं मिलेंगे और ऊपर से 2 पॉइंट माइनस भी हो जाएंगे। अगर ये आपने एक शॉट पे किया तो एक बार 2 होंगे, आपने 2 शॉट पे किया तो 2 दूनी 4, अगर आपने 5 पे किया तो 5 इंटू 2 10 माइनस। तो जितने पे आप अपना प्रोटेस्ट डालते हैं उतने ही माइनस होते हैं अगर वो आपकी बात सही नहीं होती। 25 मीटर में इसमें भी सेम वही चीज है। अगर आपका यहाँ पे लोड नहीं बोला है और साइटिंग सीरीज वगैरह से भी पहले आपने शॉट चला दिया तो शूटर डिस्क्वालीफाई होगा, क्योंकि आपके प्रिपरेशन टाइम साइटिंग से पहले अगर आप शॉट चलाते हो तो शूटर डिस्क्वालीफाई होगा, क्योंकि जब तक लोड कमांड 25 मीटर में नहीं दी जाती और शूटर किसी भी प्रकार से गोली निकाल देता है टारगेट की तरफ या कहीं भी हो, इट इन्वॉल्व्स द सेफ्टी विदाउट कमांड इफ somebody is firing 25 meter straightway he or she will be disqualified in accordance with rule number 8.7.6.2e। अगर लोड बोल दिया गया है लेकिन मैच फायरिंग लाइट नहीं आई है, यानी कि लोड बोल दिया कि ओके 150 सेकेंड लोड, उसके बाद अटेंशन आएगा, या फिर स्पोर्ट्स पिस्टल या सेंटर फायर में बोला गया लोड, उसमें अटेंशन नहीं आता 53 सेकंड यानी 1 मिनट के बाद आपका ग्रीन लाइट आ जाती है। लोड बोल दिया गया है लेकिन ग्रीन लाइट नहीं आई है, उसके बीच में अगर कोई शॉट फायर होता है तो ही विल बी पेनलाइज बाय 2 पॉइंट्स। अगर वो सीरीज है देन वी कैन गिव द रिपीट सीरीज विद द 2 पॉइंट पेनल्टी। और फिर भी अगर एथलीट कंटिन्यू यही चीज कर रहा है तो उसके बाद वो शॉट 0 यानी कि मिस काउंट किए जाएंगे। इसका रूल नंबर है 8.823A। अगर आप बहुत सारे शॉट चला देते हो, टू मैनी शॉट, ये इसमें पहले भी बताया था, जैसे अब ड्यूलिंग है 3 सेकंड के लिए टारगेट आएगा और 7 सेकंड के लिए रेस्ट है। अब एक एक एक्सपोजर मिस हो गया तो शूटर सोचे कि 4 ही एक्सपोजर बचे हैं, मेरे पास 5 शॉट है तो एक में 2 चला देता हूँ, तो वो मशीन इस तरीके से डिजाइन है, पहली बात तो वो रीड करेगी नहीं, और अगर ऐसा करने की कोशिश की गई तो एक एक्सपोजर पे 2 शॉट चलाने की पेनल्टी है, यानी कि आपने एक्स्ट्रा शॉट चलाया तो 2 पॉइंट इसमें भी माइनस होते हैं। अगर मैच शॉट में ज्यादा चलाते हो उसमें भी सेम, कहीं भी एक्स्ट्रा शॉट चलाते हो ये एक दिमाग में डाल लीजिए, कहीं एक्स्ट्रा शॉट चलाया जा रहा है तो आपको 2 पॉइंट माइनस मिलने ही है। मैच सीरीज में अगर कहीं भी चलाएंगे तो 2 पॉइंट माइनस मिलने ही मिलने हैं। ओके, रेंज ऑफिसर अगर गलत रेंज कमांड दे देता है तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए भी प्रोटेस्ट की जा सकती है। अगर वो जस्टिफाई होती हैं चीजें कि हाँ भाई रेंज कमांड गलत थी, जैसे 150 सेकेंड लोड, तो 150 की जगह पे रेंज ऑफिसर ने सीआरओ ने 20 सेकेंड बोल दिया तो उससे शूटर डिस्टर्ब हुआ और वो नहीं फायर कर पाया, तो उसमें आप बोल सकते हैं अगर वो चीज जस्टिफाई होती है
तो आपको बिल्कुल रिपीट सीरीज मिलेगी। अगर ये जस्टिफाई नहीं होती है तो उसको रीशूट दिया जाएगा, लेकिन उसके 2 पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे। इसका रूल नंबर है 8.8.3C। अगर कोई डिस्टरबेंस क्लेम करता है कि मेरे सामने कोई बर्ड आ गया, लाइक भोपाल में अभी ट्रायल में काफी हो रहा था कि कोई पिजन है वहां पे, काफी पिजन आ गया, और या कोई और डिस्टरबेंस किसी शूटर की, पीछे से कोच चिल्ला रहा है, कोई शूटर अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहा है, नहीं पीछे कोच चिल्ला रहा है, साउंड का नहीं हो सकता, ये अभी बंद हो गया है, लेकिन आपका डिस्टरबेंस साइड वाले शूटर से कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, तो इस टाइप के डिस्टरबेंस को आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपकी ये चीज जस्टिफाई है तो वो आपको उसका रिपीट सीरीज या आपको उसका डिस्टरबेंस क्लेम मिल जाएगा। अगर ये चीज जस्टिफाई नहीं होती, शूटर क्लेम करता है कि सामने आपके पिजन आया था और पिजन नहीं था, जस्टिफाई नहीं हुआ, रेंज ऑफिसर उस चीज को जस्टिफाई नहीं करते कि बोले नहीं ये ठीक नहीं है, गलत कह रहे हैं, रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उस टाइम पे आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट पे 2 पॉइंट की पेनल्टी होगी। इसका रूल नंबर जैसे ऊपर वाले का 88.3 था, इसका 88.4F है। टाइमिंग इरेगुलरिटीज, जैसे 25 मीटर रैपिड फायर स्टेज का 8 सेकंड चल रहा है, 6 सेकंड या 4 सेकंड कुछ भी चल रहा है, वहां पे मान लो मैं ही सीआरओ हूँ और मैं दे रहा हूँ अटेंशन, अटेंशन मुझे एग्जैक्टली 1 मिनट पे देना चाहिए। अगर 1 मिनट की बजाय मैं 1 मिनट 4 सेकंड 5 सेकंड पे दे रहा हूँ, या फिर मैं 56 सेकंड या 55 सेकंड पे दे रहा हूँ, तो वो भी टाइम इरेगुलरिटीज के हिसाब से आप रॉन्ग रेंज कमांड के हिसाब से शूटर अपना हैंड रेज करके वो बोल सकता है कि सर टाइमिंग सही नहीं थी। अगर वो चीज जस्टिफाई होती है तो वो रिपीट सीरीज मिलेगी, उसको वापस शॉट दिया जाएगा। अगर जस्टिफाई नहीं होती है और ये चीज क्लियर होती है कि टाइम सही दिया गया था, तो उसको -2 पॉइंट की पेनल्टी दी जाएगी। और टाइम इरेगुलरिटीज में 2 पॉइंट पेनल्टी इन अकॉर्डेंस विद 8.85.1 बी के में लिखा हुआ है ये। अगर ये चीज मैंने सेंटर फायर में पहले भी बताई थी, अगर 5 शॉट का प्रोग्राम है कि एक सीरीज 5 शॉट की है और आप 6 शॉट भरते हो, 7 शॉट भरते हो अपनी मैगजीन में, तो पर शॉट उस लोड के ऊपर, पर शॉट पे नहीं होता उसमें, उस लोड के ऊपर, उस मैगजीन लोड के ऊपर आपको 2 पॉइंट माइनस मिल सकते हैं। इट्स रिटन इन 8.7.6.2। इस स्लाइड को भी आप अपने पास रखोगे बीइंग अ कोच, तो इसमें काफी रूल रेगुलेशन के मेन पार्ट हैं, कभी रेफर करना है कि कौन सा रूल रेगुलेशन इस पे लगता है क्या है, तो इस स्लाइड में आपको काफी नॉर्मली सारे रूल मिल जाएंगे। अब ड्राई फायरिंग फाइनल में अलाउड है या नहीं है, तो ये चीज देखिए, इन फाइनल्स ड्राई फायरिंग इज परमिटेड ओनली ड्यूरिंग अ प्रिपरेशन टाइम, sighting time, changeover and sighting times or preparation period. Accept that firing during accept that dry firing during 25-meter rapid fire finals is permitted. अगर 25-मीटर रैपिड फायर है, ओनली वहां पे आपकी ड्राई फायरिंग अलाउड है, बाकी आपका प्रिपरेशन और साइटिंग को छोड़ के कंपटीशन शॉट जहां चल रहे हैं कहीं भी ड्राई फायरिंग अलाउड नहीं है। ये कुछ एनआर रूल्स हैं। ओके, ये इंटरेस्टिंग है, आपकी 10:30 हो गया बट मैं 1 मिनट लूंगा। बहुत सारे शूटर हैं जो अपना इनविटेशन खेल के आ गए, कहीं अपना खर्चा करके चले गए जहां पे एनआरआई ने सिलेक्ट नहीं किया, और वो अपने आप को इंटरनेशनल शूटर बोलने लगते हैं। तो नेशनल रूल्स जो एनआरआई हैंडबुक का एक्सट्रैक्ट लिखा है मैंने 2081, एक इंटरनेशनल शूटर उनके रूल का हिसाब से 1.1.5A, a shooter who has participated in an international competition whereas Indian team selected by NRI and sponsored by NRI, SAI or government in respect of category senior junior youth। अगर एनआरआई ने टीम सेलेक्ट करके नहीं भेजी है, साई ने या गवर्नमेंट ने नहीं भेजी है, आप अपने खर्चे से इनविटेशनल गए हो, चाहे आप कितने ही इंटरनेशनल खेलो, तो आप इंटरनेशनल शूटर नहीं माने जाएंगे। International medalist, a shooter who has won an individual medal in an international competition when an Indian team sponsored by NRI, SAI government has participated in respect of category senior। अगर आप वहां ओपन कंपटीशन में जाते हो, जैसे हैनोवर ओपन होता है,
और ये जर्मनी में बहुत सारे आजकल चल रहे हैं कि आपको हम इंटरनेशनल खिला के लेके आएंगे 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो वो इंटरनेशनल शूटर नहीं माने जाते। अगर उसमें आपका मेडल आ जाता है तो आप इंटरनेशनल मेडलिस्ट नहीं माने जाते हैं। तो प्लीज कहीं भी आप अप्लाई करें या अपने शूटर्स को गाइड कीजिए कि आपको इंडिया टीम का पार्ट बन के जाना है, ना कि नॉर्मली किसी के बोलने पे ऐसे ही जाके आके और पीछे इंडिया लगा के घूम रहे हैं कि हाँ भाई मैं इंटरनेशनल शूटर बन गया हूँ। अभी ऐसा नहीं है। ये चीजें एनआरआई में क्लियरली लिखी गई हैं। अगर कोई अपने आप को इस तरीके से क्लेम भी करता है, फॉल्स क्लेम, तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन एनआरआई कर सकती है, साई कर सकती है। तो बिल्कुल ये चीजें अवॉइड कीजिए और अपने शूटर्स को भी इंस्ट्रक्ट कीजिए। कैटेगरी ऑफ पार्टिसिपेशन नॉर्मली इसमें लिखा हुआ है कि भाई नेशनल कंपटीशन में पर्सनल फ्रॉम, जो नेशनल कंपटीशन और सिविलियन कैटेगरी, दो कैटेगरी होती है, पर्सनल फ्रॉम सर्विसेज एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज हु आर इन यूनिफॉर्म और ऑन पे रोल ऑफ इंटरनेशनल मेडलिस्ट। इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, सर्विसेज में है, पैरा सर्विसेज में है, वो ओपन कैटेगरी खेलते हैं। सीनियर की ओपन कैटेगरी खेल रहे हैं, या मान लो जो उनकी कैटेगरी है ओपन कैटेगरी खेलेंगे। सिविलियन कैटेगरी में अगर आप इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं, सर्विसेज से हैं, पैरा सर्विसेज, तो सिविलियन कैटेगरी में नहीं खेल सकते। बाकी जितने बच गए वो सिविलियन कैटेगरी में खेल सकते हैं। इनको अलग अलग मेडल भी दिए जाते हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 50 पिस्टल में कितना होना चाहिए, सेंटर फायर में कितना चाहिए, ये आप देख लेना, और ये आप सबको पता होगा बीइंग ए कोच। चेंज ऑफ शूटर आईडी, बहुत से शूटर आईडी किसी की चेंज करनी है या ऐसा है, एक नॉर्मली प्रॉब्लम फेस करते हैं जो न्यू कोचेज होते हैं, तो उनके लिए ये मैंने एक लाइन लिखी, शूटर डिजायर टू रिप्रेजेंटिंग अनदर स्टेट यूनिट मस्ट टेक एनओसी। अगर आपको, आप हरियाणा से हैं, पहले खेल रहे हैं और आप यूपी में शिफ्ट हो गए, तो यूपी की एनओसी आपको लेनी पड़ेगी। हरियाणा से एनओसी लेके यूपी में अप्लाई करना पड़ेगा, और ये कब करना पड़ेगा? जनवरी से अप्रैल का टाइम एनआरआई ने निर्धारित किया हुआ है। तो उस टाइम पे आप अपनी शूटर आईडी चेंज कर सकते हैं। अल्टरेशन ऑफ वेपन, इफ अ शूटर अल्टर्स अ वेपन और इक्विपमेंट ऑलरेडी चेक बिफोर, आपने इक्विपमेंट में चेक करा लिया कोई वेपन और कंपटीशन में आप आए और उसमें अल्टर करने लगे, ओके, इसके साथ एक और चीज बताता हूँ, डिस्कस करते हैं, बताना क्या। 25 मीटर में आपने मैच खेलना शुरू किया, 10 मीटर में आपने मैच खेलना शुरू किया, 50 मीटर में आपने मैच खेलना शुरू किया, बीच में आप उसका ट्रिगर वेट एडजस्ट करने लगे या कुछ और अल्टर करने लगे, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आपका शूटर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। उसमें काफी सारे केस लगते हैं, इसमें कॉन्फ्लिक्ट विद आईएसएसएफ आईपीसी नेशनल रूल्स, तो डिस्क्वालीफाई होगा कि उसने इक्विपमेंट कंट्रोल चेक करा लिया और मैच कराने से बीच में वो ट्रिगर वेट या कुछ एडजस्टमेंट कर रहा है, जो कि चीटिंग का केस लगता है। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और बाकी का हम कोशिश करेंगे शाम के टाइम डिस्कशन क्लास में, जो कोई भी डाउट होगा किसी को, और हम डिस्कस करेंगे रूल रेगुलेशन के बारे में। Thank you, sir. थैंक यू सर। हेलो Jai सर। Hind, Jai Hind, sir. Jai Hind. थैंक यू Thank सर। you, जय sir. हिंद। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.